Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about Manual of Office Procedure MOP. It is 2022 edition, and in this session we are going to discuss about guidelines on noting. So what other things include guidelines on noting? Let us see. So here filing of paper we are going to cover it is what is note, what is guideline for noting, what is level of disposal and channel of submission, and what is the functional approach to noting at a glance. So these all we are going to discuss in a understandable manner. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज नोट. नोट क्या होता है? अ नोट इज रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन ए केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल. इट इंक्लूड्स अ प्रिसाइज ऑफ प्रीवियस पेपर्स, एनालिसिस ऑफ इशू रिक्वायरिंग डिसीजन, फाइनेंशियल, लीगल और अदर इम्प्लीकेशन इफ एनी, सजेशन विद जस्टिफिकेशन, फाइनल डिसीजन अलॉन्ग विद द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू टेक द डिसीजन. सो जैसा कि कल हमने बात किया था, जो फाइल कवर है, फाइल कवर में दो पार्ट होते हैं. राइट साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस रखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इन एंड आउट कॉरेस्पॉन्डेंस रखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में नोट शीट रखा जाता है जिसमें नोटिंग किया जाता है. जो डिपार्टमेंटल इशू है इसको बाहर नहीं भेजा जाता है. डिसीजन जो डिसीजन हम ले रहे हैं, कोई हमारे पास मेल आया और उस मेल का हमने रिप्लाई भेजा, इस मेल आने और रिप्लाई भेजने के बीच का जो प्रोसेस है उसको हम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में नोटिंग में डालते हैं, नोट शीट में डालते हैं. तो नोट शीट और क्या होता है? नोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ नोट ऑन द नोट्स पोर्शन ऑन ए फाइल. सो नोटिंग क्या है? नोट पोर्शन के साइड में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं एक प्रोसेस, उसको नोटिंग कहते हैं. नोट इज रिकॉर्डेड बाय द डीलिंग ऑफिसर and other officers in the hierarchy to facilitate decision making by the competent authority. So जो कुछ भी हमारे पास रिसीट आया है, मेल आया, उस मेल के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है. सो डिसीजन लेना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से. तो उसमें हम क्या करते हैं? नोट शीट में उसका ब्रीफ मेंशन करते हैं, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस मेंशन करते हैं और तब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसको सबमिट करते हैं ब्रीफ में, और इसीलिए इसको नोटिंग बोलते हैं. तो गाइडलाइंस ऑन नोटिंग क्या है? ऑल नोट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन नोट शीट दैट इज कॉल्ड ग्रीन शीट. सो आपको समझ में आ गया होगा, जितने कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं वो वाइट शीट पे होते हैं और जो नोट शीट होता है वो लगभग ग्रीन कलर का होता है. मैं आपको दिखा देता हूँ नोट शीट कैसा लगता है. ये नोट शीट है, थोड़ा सा क्वालिटी वाला नोट शीट है. ये ग्रीन कलर का ही होता है. थोड़ा सा कम पैसे वाला नोट शीट अगर डिपार्टमेंट खरीदती है तो ये है. ये पेपर जल्दी ख़राब होते हैं, जल्दी फट जाते हैं, इसकी क्वालिटी भी लो है, इसका स्टैंडर्ड भी लो है. सो ये नोट शीट है. इसमें कंपल्सरली ऑटोमेटिक मार्जिन होता है. अगर नोट शीट ख़त्म हो गया हो, नहीं मिल रहा हो, तो वाइट पेपर में मार्जिन खींच करके काम चलाया जाता है. बट नोट शीट जो होता है उसके लिए ग्रीन पेपर ही बनाया हुआ है. सो ऑल नोट शीट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन अ नोट शीट दैट इज ग्रीन शीट. A note is submitted either to seek approval of the competent authority or for information. So note sheet जो हम सबमिट करते हैं, कई बार उनसे अप्रूवल, हायर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के लिए भी करते हैं और कई बार उनके इन्फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं. कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्राइज करना जरूरी है. A note must be concise and to the point. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट जो होना चाहिए लेंदी होना ही नहीं चाहिए, वो तो नोट है. सो नोट हैज़ टू बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट. कहानी लिखने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. लेंदी नोट्स आर टू बी अवॉइडेड. वर्बेटिज्म reproduction of the extract from a paraphrasing of the paper under consideration, receipt, fresh receipt or any other part of the correspondence or notes on the same file should also be avoided. जैसा लिखा है उस कॉरेस्पॉन्डेंस में, कम्युनिकेशन में जो रिसिप्ट हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट इसमें कर दीजिए. ऐसा नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं है ये.
इसको क्या करना है, एक समरी बना सकते हैं, एक प्रिसाइज राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग ऑलरेडी हम लोगों को पढ़ना है, तो एक प्रिसाइज राइटिंग कर सकते हैं। उसका जिस्ट हमें देना है कि वो कह क्या रहे हैं और हम करना क्या चाहते हैं। Instead, a summarized version of the issue revised in paper under consideration, fresh receipt are to be brought on the note. For effective noting and to decide the quantum of noting, guidelines given on functional approach to noting so and so hours are to be adopted. So एक guideline यहाँ पर दिया हुआ है, उसको adopt करना है। So ये नोट शीट का है, आपने देख चुका है, ये ग्रीन कलर का होता है। अगर नहीं है तो अपने डिपार्टमेंट से बोल करके इसको खरीदवा लीजिए। कब तक वाइट पेपर पर लिखते रहेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट्स योर ओन चैनल। गाइडलाइंस ऑन नोटिंग, और क्या है, व्हेन पासिंग ऑर्डर्स और मेकिंग सजेशंस ऑन ऑफिसर विल कन्फाइन हिज हर नोट टू द एक्चुअल पॉइंट टू द प्रोसेस टू मेक विदाउट रिट्रेटिंग द ग्राउंड ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस नोट्स। सो प्रीवियस नोट में अगर सिमिलर चीज़ें कुछ बताई गई हैं तो उनको रीट्रेट नहीं करना है, सिर्फ रेफर कर सकते हैं। If she is agrees to the line of the action suggested in the preceding notes, he will merely append his signature. अगर पहले वाला जैसा ही है तो सिंपली साइन कीजिए और आगे बढ़ाइए। Any officer who has to note upon a file on which a running summary of fact is available will, in drawing attention to the facts of the case, refer the appropriate part of the summary without repeating. So अगर कहीं समरी को हमें बताना है नोट में, तो नोट में उसको लेकर के रिप्रोड्यूस नहीं करना है, उसको रिपीट नहीं करना है, उसको रेफ़र कर दीजिए। रेफ़र एट पेज नंबर सो पैरा नंबर सो सब पैरा सो summary so that reference can be given to avoid making the note sheet very lengthy. Relevant extract of the provisions of the act, rule, guidelines will be placed on the file and to attention it will be drawn in the note. So अगर कुछ ऐसा relevant रूल पोजीशन है, एक्ट पोजीशन है, गाइडलाइन है जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हम बताना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं और उसके बाद उनका डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उनको ऐसा कीजिए कि इनक्लोजर साइड में, कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में आप उसको लगा दीजिए और उसको रेफ़र कर दीजिए नोट शीट में। एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रोविजन इज अपेंडेड एट इनक्लोजर नंबर सो रेफ़र करके उसको आगे बढ़ाइए। बट ऐसा ना हो कि उसी को उठा करके नोटिंग में छापने लगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज का नोटिंग ही कर दिए, ये गलत है। नोटिंग का मतलब ही शॉर्ट एंड ब्रीफ होता है। उसके बाद से अनलेस ए रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द फाइल और लास्ट नोट ऑफ द इट सेल्फ सर्व्स द पर्पस, ए सेल्फ कंटेंट नोट विल बी पुट अप विद एवरी केस सबमिटेड टू द। सो कहने का मतलब ये है कि अगर रेडीमेड, अगर रूटीन नेचर का है तो रूटीन नेचर का है तो आगे पीछे रेफ़र कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर रूटीन नेचर का नहीं है तो उसका जो प्रिसाइज है, जिस्ट जो नोटिंग है वो नोटिंग बना करके ही सबमिट करना है फॉर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। A self-contained note is prepared while seeking advice or opinion or concurrence of another department. A self-contained note is prepared while seeking advice or opinion or concurrence of another department. Such interdepartment references are to be made only with the approval of the officer not below the above the rank, not below the rank of। ये जॉइंट सेक्रेटरी का एक ये लेवल बताया जा रहा है कि किसके लेवल पे ये कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की बात हो रही है। When a paper under consideration raises several major points which require detailed examination and respective orders, each point will be noted upon separately in sectional notes. So क्या कर रहे हैं कि जो PUC है, पेपर अंडर कंसिडरेशन है, दैट रेजेज सेवरल मेजर पॉइंट्स, अगर कई बातों पर वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उनको क्या करेंगे, सेक्शनल नोट एक बनाएंगे, विल बी नोटेड अपॉन सेपरेटली इन ए सेक्शनल नोट। सच नोट्स विल ईच बिगिन विद ए लिस्ट ऑफ द मेजर पॉइंट डेल्ट विद इन देयर। सो ऐसा है कि अगर किसी पर आपको जिस्ट भी आपका बड़ा पड़ रहा है तो आप उसको कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में उसको डाल करके और नोटिंग में उसको रेफ़र कर दीजिए। इसके बाद से
While preparing submitting notes to the cabinet committee, group of ministers, द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन कैबिनेट सेक्रेटरी। सो इन क्या है, मिनिस्टर के पास, कैबिनेट के पास जो नोटिंग बोर्ड सबमिट करेंगे उनका ये वेबसाइट पर दिया हुआ है, इसके अनुसार ही फॉर्मेट करना है और वो दैट मे बी फॉलोड, दैट से फॉर्मेट में बी फॉलोड। ब्लैक और ब्लू इंक विल बी यूज्ड बाय ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स। सो सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू इंक ही यूज करना है सबको नोट शीट में। A note will be divided into serially numbered paragraphs in case of problem solving or policy cases. Paragraph may have brief titles in if necessary see the instructions. So क्या करना है, a note will be divided into serially numbered paragraph. जितने भी नोट में पैराग्राफ होंगे वो सीरियली नंबर्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियली नंबर्ड होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में अगर कभी रेफ़र करना पड़े तो प्लीज़ रेफ़र पैरा 5 ऑफ नोट शीट नंबर 6, और नहीं तो क्या लिखेंगे, प्री रेफ़र नोट नंबर 6, तो पूरा नोट नंबर 6 हमें देखना है तो वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, रेफरेंस टू द पॉइंट करना है, और टू द पॉइंट करने के लिए पैरा नंबरिंग करना आवश्यक हो जाता है। हैंड रिटेन नोट्स शुड बी अवॉइडेड। Notes should be electronically printed if it is half a page or more. Notes are to be printed on the both side of the note sheet. So क्या है, हैंड रिटेन नोट को अवॉइड करना चाहिए। आजकल सब जगह कंप्यूटर है, सो कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले करके दोनों साइड में नोट शीट का एक साइड यूज करना है, दूसरे साइड यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। नोट शीट का दोनों साइड यूज किया जाता है। अगर नोट 1 इधर आ गया तो बैक साइड में नोट 2 बना सकते हैं। A small margin of about 1 inch will be left on the all sides. So आपको ये जनरल रूल ध्यान में रख लीजिए कि 1 इंच का जो मार्जिन है, एक 1 इंच का मिनिमम मार्जिन जो है वो आपके पेपर के टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट चारों तरफ छोड़ करके ही कुछ लिखना है। एंड तक नहीं लिखना है, एंड तक लिखेंगे तो पेपर फटेगा तो गायब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, प्रिजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी लिखावट करना है सब लिखावट कीजिए। ऐसा ना हो कि लिखते लिखते बॉटम लाइन को ही क्रॉस कर जाइए, जी नहीं, दूसरे पेज में चले जाइए। लेकिन एक 1 इंच का एक मार्जिन, स्मॉल मार्जिन चारों तरफ चारों साइड्स में बना करके रखना है। On the edge, at times the paper gets torn from the edge, making reading the document difficult. कई बार वो पेपर का जो अगला हिस्सा है वो मुड़ जाता है, कट जाता है, पिट जाता है, तो उससे उसको पढ़ने में परेशानी होती है। इसको अवॉइड करने के लिए मार्जिन रखना आवश्यक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन क्या है। सो लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन में सबसे पहले एग्जामिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट ही तो नोटिंग बनाएगा। डिपार्टमेंट नोटिंग बना करके कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इफ़ नीडेड। इसके बाद से अगर कुछ किसी ग्रुप से, किसी स्टेक होल्डर से उनका भी अपना व्यू लेना है तो उसका व्यू भी लिया जाता है। उसके बाद से सबमिशन टू द कम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन द डिपार्टमेंट। अब उसी डिपार्टमेंट के जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके पास सबमिट किया जाएगा। obtain अप्रूवल ऑफ द कम्पिटेंट डिपार्टमेंट। सबमिट किस लिए किया जाएगा, अप्रूवल obtain करने के लिए। उसके बाद से कम्युनिकेट डिसीजन टू द पार्टीज कंसर्न। अब जब अपने अप्रूवल ले लिया तो उसके बाद से जो अप्रूवल लिए हैं उसको आप कम्युनिकेट कीजिए। मतलब जो आपका रिसीट आया था, जो मेल इन आया था, अब मेल आउट करने का टाइम आ गया। सो मेल इन हुआ, यहाँ से नोटिंग बनी, नोटिंग करने के बाद से किसी अपने बीच में डिस्कस करना है, डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सबमिट कीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ले लीजिए और अप्रूवल लेकर के कम्युनिकेट कर दीजिए। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, सिर्फ 5 स्टेप है, भूलना नहीं चाहिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग एट ए ग्लैंस, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। किस लेटर में नोटिंग करना है, किस लेटर का नोटिंग नहीं करना है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आलतू फालतू जितना भी आते जा रहा है सबका हम नोट शीट बनाते जा रहे हैं। नोट शीट
कुछ अलग तरीके के लेटर हैं, उन्हीं का नोटशीट बनाना है, बाकी सबका नोटशीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं। एक इफेमेरल होता है, टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ द केस। एक इफेमेरल केस हो गया। इस इफेमेरल टाइप का, इफेमेरल का मीनिंग ही होता है नो नोटिंग। इफेमेरल का मीनिंग ही होता है नोटिंग नॉट रिक्वायर्ड। सो जो इफेमेरल टाइप के होंगे इसमें नो नोटिंग इज नीडेड। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कैजुअल लीव अप्लाई किया है, वो प्रिंट आउट करके भेज दिया, इसका क्या नोटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। किसी ने मंथली एब्सेंटी स्टेटमेंट भेजा है, उसका क्या नोटिंग करेंगे? नॉट नेसेसरी। तो ऐसे ऐसे बहुत से सिचुएशन होता है। न्यूज़पेपर आ गया आपके पास, मैगजीन आ गया आपके पास, कुछ पीरियडिकल आ गए, उनका भी नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे फाइल में चाहे साहब के टेबल पर पेपर रख दीजिए। अगर कुछ ऐसा कुछ है तो उसमें पेपर में भी अंडरलाइन वगैरह किया जाता है, कलरिंग वगैरह किया जाता है, और नहीं तो साहब को पास रख दीजिए। उसके लिए नोटिंग डालने की ज़रूरत नहीं है कि प्लेस्ड अपोजिट फाइंड न्यूज़पेपर द हिंदू डेटेड सो फॉर और पेरिविजल, ऐसी की ज़रूरत जनरली नहीं है जब तक कि कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक इशू उसमें मेंशन किए हुए हों। कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग और एक्शन इन कॉरेस्पॉन्डेंस केसेस, इसमें भी क्या है, शॉर्ट नोट ऑफ ए फ्यू सेंटेंस में भी, अदरवाइज ये भी इसी से मिलता जुलता है। जो डेली लेवल के कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो रूटीन टाइप के कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसमें भी नोटशीट की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, हार्डली किसी में नोटशीट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद रिपीटेटिव केसेस, जी हाँ, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बार बार कोई ध्यान आकर्षण करना चाहता है और बार बार हम चूक रहे हैं, इसके लिए तो नोटिंग बनानी पड़ेगी। ऐसा क्या कारण है कि रिपीटेटिव केस ऐसे हो रहे हैं? इसके लिए हमें डेवलप एंड यूज स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, इसमें नोट शीट बढ़िया से बनाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग केस, कुछ प्रॉब्लम आ गया है और उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, उससे भी रिलेटेड हमें नोट शीट बनाना है। स्ट्रक्चरल एंड डिटेल्ड नोट शीट टू बी प्रिपेयर्ड। पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेज है, इसमें तो 100% नोट शीट होगा, इसमें डिटेल्ड नोट शीट होगा, इसमें पूरी कहानी लिखनी है। इस पॉलिसी को बनाने से क्या होगा, उस पॉलिसी को बनाने से क्या होगा, यही पॉलिसी क्यों बनाया जाए, वही पॉलिसी क्यों बनाया जाए, तो इसमें तो डिटेल्ड नोट होंगे। तो इस तरीके से ये 5 वेराइटी हैं, 5 टाइप्स हैं, 5 कैटेगरी ऑफ केसेज हैं, जिसमें फर्स्ट में बिल्कुल नोटशीट की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में कभी कभी नोटशीट की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड में नोटशीट करना है, फोर्थ में नोटशीट करना है, फिफ्थ में नोटशीट करना है। अब हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग केस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग केस को जब हम डील करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस जो है, मैं बाकी का इसलिए मैंने कवर नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ नोट बनता नहीं है, इसमें कुछ नोट बनता नहीं है। रिपीटेटिव वाले में एज इट इज़ जो है उसमें आप शुरू कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहिए, पॉलिसी में डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री को ज़रूरत पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबको ज़रूरत पड़ती है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, in these cases a detailed note providing all information of each aspect will be necessary. Even then the note should be concise and to the point, covering the following aspects. हालांकि नोट कंसाइज ही होना चाहिए, टू द पॉइंट ही होना चाहिए, बट फिर भी कम से कम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग इशू हो तो इतने उसमें एस्पेक्ट तो होने ही चाहिए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम मेंशन करना है नोट शीट में। पैरा नंबर 1 व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पैरा नंबर 2 हाउ हैज़ इट अराइजन, पैरा नंबर 3 व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रूल पॉलिसी प्रेसिडेंस, पैरा नंबर 4 व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, पैरा नंबर 5 which is the best solution proposed and why proposed, para number 6 what will be the consequences of the proposed solution, para number 7 is any interdepartmental consultation needed, if so with whom and how, and para number 8 who is the competent authority। इतनी चीज़ों को जो भी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू आती हैं उनमें ये 8 प्रकार के चीज़ों को, 8 एस्पेक्ट को हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए, तभी जा कर के वो नोटिंग कंप्लीट होती है। जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पास प्रॉब्लम वाली ही नोटिंग आती है, ट्रिक वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे सेक्शन में, जैसे ऑफिस में बनाते हैं वैसे ही मोटा मोटा बना करके रख दिए, वो मार्क्स भी वैसे ही मोटा मोटा दे देगा।
प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस में आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से एराइज हुआ है, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन क्या है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है और क्यों है, उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इंटर डिपार्टमेंट कंसल्टेशन की ज़रूरत है क्या, एंड हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये 8 चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दे करके अपना नोटिंग बनाया तो 100% मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क भी कोई नहीं काटेगा। नोटिंग ड्राफ्टिंग मैथमेटिक्स की तरह है, जब मिलता है तो फुल मार्क्स मिलता है और नहीं तो गया तो 0 पर भी भाव भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए एक एक छोटी छोटी चीज़ जो हमें मार्क्स फेचिंग करवा सकती है। पेपर 3 के बारे में बहुत लोग चिंतित हैं, ये पेपर 3 का ही मैं ग्राउंड बना रहा हूँ। पेपर 3 पर पहुँचने से पहले मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए मैं पेपर 3 का ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ और ये ग्राउंड वर्क ही आपके पेपर 2 के काम आ रहा है। सो पेपर 2 एंड पेपर 3 आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, ये बहुत अलग नहीं है। सो नोट शीट, प्रॉब्लम नोट शीट, आपके पास जब भी नोट शीट लिखने के लिए आएगा उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर देंगे, वो रूटीन नेचर का वो देंगे ही नहीं। और जब भी प्रॉब्लम नेचर वो देते हैं आपको इस 8 बातों को वहाँ पर लाना है। ठीक है जी। आज का नीति श्लोक, राजा धर्म मित्रे द्विज पौमृते विद्यामृते योगिना कांता सत्वमृते हयो गति मृते भूषा च शोभा मृते योद्धासुर मृते तपो व्रत मृते गीत च पांद्यते भ्राता स्नेह मित्रे मृते नरो हरि मृते लोके न भावति क्वचिद। अर्थात धर्म बिना राजा, पवित्रता के बिना द्विज, ब्रह्म विद्या के बिना योगी, सतीत्व के बिना नारी, चाल बिना घोड़ा, सुंदरता के बिना गहना, बिना वीरता के योद्धा, बिना व्रत के तप, पद्म के बिना पद के बिना गान, स्नेह के बिना भाई और भगवत प्रेम के बिना मनुष्य संसार में कहीं सुशोभित नहीं होते। इसलिए अगर राजा के स्थान पर बैठे हैं धर्म का पालन कीजिए, अगर आप द्विज हैं ब्राह्मण हैं पवित्रता का पालन कीजिए, अगर योगी बनना है ब्रह्म विद्या का पालन कीजिए, अगर नारी हैं सतीत्व का पालन करें, अगर घोड़ा है घोड़ा वहीं लेना है जिसकी चाल अच्छी हो। चाल के लिए ही तो घोड़ा जाना जाता है, दौड़ने के लिए चलने के लिए तो लिया जाता है। घोड़ी की टांग ही टूटी हुई हो तो उस घोड़े को घोड़े के काम में तो नहीं लगा सकते। सुंदरता के बिना गहना, गहना पहनना अच्छी बात है लेकिन गहना भी उन्हीं में शोभा देता है जो सुंदर होते हैं। बिना वीरता के योद्धा, अरे जिसमें वीरता ही नहीं है वो योद्धा कैसा है। बिना व्रत के तप, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा तप में लगा हूँ और 24 घंटे मुंह में कुछ न कुछ डालते रहते हैं। व्रत कीजिए तप का फल तभी मिलेगा। और पद होते हैं, पद के बिना गान और स्नेह के बिना भाई। भाई और स्नेह दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री। अगर स्नेह है तभी भाई है, अगर स्नेह नहीं है तो भाई नहीं कुछ और है। भगवत प्रेम के बिना मनुष्य संसार में कभी भी सुशोभित नहीं होते। तो ये हमारे कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, ये हमारे सुशोभित होने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना शोभा पाना ही मुश्किल है। अगर आप अपने आप को सुशोभित करना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें से किस कैटेगरी में आप आते हैं, और अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो स्नेह के बिना भाई तो की कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं। घर परिवार में स्नेह नाम का जो लेप है वो तो होना ही चाहिए, स्नेह नाम का जो रस है वो टपकते ही रहना चाहिए, तभी घर में प्रेम शांति समृद्धि बनी रहती है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट फॉर यू आर वेटिंग। आपको सब्सक्राइब करने नहीं आता, मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब करने आता है। सो प्लीज़ अगर नहीं आता तो अपने बच्चों से सीख लीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर टू योर नियर एंड डियर्स। केंद्रीय विद्यालय का भी एग्ज़ाम है और केंद्रीय विद्यालय का भी सेम सिलेबस है।
सो हमारे कमेंट बॉक्स में बाकी सब लोग किसी न किसी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखें कौन ESIC के लिए अपीयर हो रहे हैं, कौन सेक्शन ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हैं, कौन केंद्रीय विद्यालय के लिए अपीयर हो रहे हैं, और भी किसी डिपार्टमेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं। प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।